फ्रेंड्स, ये 13 मार्च 2026 करंट अफेयर्स द हिंदू एनालिसिस का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहले है कि अमेरिकी जो है मतलब यूएसटीआर आपसे पीटी में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि यूएसटीआर क्या है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय। मतलब हुआ क्या था कि जैसे कि भारत के ऊपर जो है पहले ना टैरिफ लगाया गया था। अमेरिका टैरिफ लगाया था 25% का और बाद में फिर 25% का टैरिफ लगा था। तो 25% का जो टैरिफ लगा था वो तो खत्म कर दिया, लेकिन 25 और जो बाद में 25% का टैरिफ लगा था उसको घटा के 18% अमेरिका कर दिया था। ठीक है, तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट क्या बोला था कि जितना भी टैरिफ उरिफ लगाया है उसको सबको रद्द करने बोला था। तो रद्द करने बोला था तो ट्रंप फिर बाद में क्या स्टेटमेंट दिया कि उसके मतलब अलग अलग रूट से वो टैरिफ को लगा सकता है। तो इसीलिए ट्रंप जो है वो ट्रेड एक्ट 1975 का यूज करके सेक्शन 1301B के तहत क्या कर रहा है, मतलब ये इस तरह का प्रोसेस ला रहा है कि भारत के खिलाफ कि भारत के साथ साथ और भी बहुत सारा देश, ठीक है, भारत के साथ साथ मतलब 16 देशों का इकोनॉमी के खिलाफ ना जांच करेगा। कौन जांच करेगा? यूएसटीआर मतलब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय। ठीक है, यही जांच करेगा। और जांच में क्या उसके मतलब बोला गया है कि क्या दोष लगाया है कि जो ये भारत और साथ में जो 16 देश है इसका जो जितना भी नीति है और नीतियां और कदम है अनुचित है। मतलब कि क्या है कि अमेरिका का व्यापार में ये सब जो मतलब भारत का नीति जो अपनाया गया है, भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड का नीति अपनाया गया है उससे क्या हो रहा है, मतलब भारत की नीति की वजह से यूएसए का जो व्यापार क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा जो है आरोप लगाया गया यूएसए के द्वारा, मतलब ट्रंप के द्वारा भारत के ऊपर और जितना भी 16 इकोनॉमी है जिसके जिसके ऊपर मतलब टैरिफ का वो लगाया है। तो ठीक है, तो इसीलिए बोला गया। तो अब जांच जो है 1970 मतलब ट्रेड एक्ट 1974 सेक्शन 3 के तहत जांच किया जाएगा। और आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि स्पेशल 301, ठीक है, स्पेशल 301 का रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएसटीआर जारी करता है। ठीक है, उसके बाद बोला मतलब ऐसा क्यों बोला गया है कि भारत के खिलाफ यही लगाया गया, भारत के खिलाफ कि भारत को बोला गया है कि स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी है भारत के पास। इसका क्या मतलब होता है स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी? ये भी स्टेटमेंट पे आपके पास दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है वर्ड से जो भी वर्ड रहता है न्यूज में उससे भी कभी कभी पूछता है। तो इसका मतलब ये है कि भारत क्या करता है, मतलब भारत में ये जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडिया में बहुत सारा कंपनी है जो कि एक्सेस प्रोडक्शन करता है और जो बच जाता है उसको बाहर के देशों में क्या करता है, बाहर का देशों में निर्यात कर देते हैं। जैसे टेक्सटाइल हुआ, हेल्थ, हम लोग के यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं अपना इलाज करवाने, तो यहाँ पे हेल्थ भी बहुत मतलब सस्ता है तो बाहर के लोग आते हैं इलाज कराने। उसके बाद टेक्सटाइल बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो बाहर के देशों में निर्यात किया जाता है। ऑटोमोबाइल है तो जो बाहर निर्यात किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है यूएसए का जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर कम दाम में सामान प्रोडक्शन होके इसका मार्केट में जाता है तो कम दाम में बिकता है। यहाँ का इसका मार्केट का जो है प्राइस है ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यही सब दोष लगाया गया है इंडिया के ऊपर। मतलब 2025 में क्या हुआ था, यूएसए और इंडिया का ट्रेड जो है 58 अरब डॉलर का मतलब लाभ हुआ था इंडिया को। ठीक है, तो इसी की वजह से ये अमेरिका जो है अब इस तरह का जांच जो है वो करेगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है स्पेशल 301 का रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएसटीआर। या यूएसटीआर क्या है? तो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय है। उसके बाद यही देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ऑन द क्रीमी लेयर के ऊपर। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि पहले क्रीमी लेयर को कैसे तय किया जाता था, ओबीसी के अंदर में क्रीमी लेयर को कैसे तय किया जाता था कि माता पिता का जो आय है उसको काउंट करके मतलब क्रीमी लेयर को तय किया जाता था। ठीक है, मतलब 2004 में क्या था, माता पिता का जो पेरेंट्स का भी आय है, सैलरी है, उसको भी शामिल किया जाता था और देखा जाता था कि मतलब कि क्रीमी लेयर के अंदर वो ओबीसी का जो बच्चा है उसमें आता है कि नहीं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है कि ये जो 2004 में जो मतलब क्लेरिफिकेशन दिया था उसको हटा दिया गया। बोला कि अब ओबीसी में क्रीमी लेयर को तय करने के लिए माता पिता का आय को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब किसके लिए? पब्लिक सेक्टर का यूनिट में जो लोग काम करते हैं, फिर पब्लिक सेक्टर के बैंक में जो लोग काम करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई कर्मचारी है, ठीक है, और कोई मतलब माता पिता है, ये पिता है, ये माता, अब इसका बच्चा हो गया। ठीक है, इसका बच्चा हो गया तो कोई पीएसयू में या पीएसबी में काम करता है तो इसका सैलरी जो है इसका मतलब इसका ओबीसी का क्रीमी लेयर का कौन सा कैटेगरी होगा, ये कैटेगरी जो है इसका माता पिता का
पैसा देख के नहीं उसको तय किया जाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया कि क्रीमी लेयर जो है ओबीसी का निर्धारण जो है वो सोशल स्टेटस भी जरूरी है, खाली माता पिता का पैसा देख के उसका मतलब कि क्रीमी लेयर तय नहीं किया जाएगा। उसका सोशल स्टेटस क्या है, मतलब समाज में उसका क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, ये देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट बोला है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, इनकम टेस्ट के लिए पेरेंट्स का सैलरी नहीं शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर का इनकम भी नहीं शामिल किया जाएगा। इनकम मतलब इनकम का टेस्ट अगर किया जाता है, ठीक है, तो मतलब माता पिता है, इसका बच्चा जो है ओबीसी का क्रीमी लेयर में किस में आता है, तो उसका इनकम टेस्ट नहीं लिया जाएगा, पेरेंट्स का सैलरी नहीं शामिल किया जाएगा। उसके बाद अगर माता पिता का कोई एग्रीकल्चर से इनकम हो रहा है तो उसको भी शामिल करके नहीं देखा जाएगा, ये सब इससे बात किया जाएगा। इसका क्या प्रभाव होगा कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ जाएगा, मतलब ये सब में जो बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। बोलने का मतलब है कि ये माता है, ये पिता है, ठीक है, तो माता पिता का एक बच्चा होगा, तो अगर मान लीजिए इसका सैलरी बहुत ज्यादा है तो इसका सैलरी देख के इस बच्चे को ओबीसी का क्रीमी लेयर का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, क्या क्या गाइडलाइन दिया है कि माता पिता का सैलरी देख के बच्चों का नहीं शामिल किया जाएगा और एग्रीकल्चर का इनकम। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द इंडिया, मतलब हम लोग का इंडिया में जो है महिला वुमेन लोगों का जो राजनीति में पार्टिसिपेशन है वो कितना है, तो जीएस पेपर 2 से है और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। तो ये जो आज था कि जैसे कि भारत में चुनावी समावेशन तो है, मतलब बोलने का मतलब है कि 100 आदमी में 50 आदमी अगर मेल है तो 50 आदमी फीमेल है, ठीक है। तो चुनाव में ये भी वोट दे रहा 50 आदमी और 50 आदमी और फीमेल भी वोट दे रही है, तो चुनावी समावेशन तो है लेकिन संरचनात्मक समानता नहीं है। मतलब ये 50 आदमी जो वोट दे रहा है इसमें से 50 आदमी का 50 आदमी राजनीति में तो शामिल हो जाता है, इसका परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन ये 50 आदमी औरत जो 50 फीमेल जो वोट दे रही है तो फीमेल का पार्टिसिपेशन सिर्फ 14% है। वही देखिए यहाँ पर मैंने एक तो ड्रॉ बनाया है ऐसे सर्कल बना के कि 50 मेल है 50 फीमेल है, लेकिन 50 का 50 मेल जो है वोट दे रहा है, तो इसका राजनीति मतलब लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन वही 50% फीमेल भी मतदान करती है, वोट देती है, वोट में तो राइट बराबर है, लेकिन 50% में सिर्फ 14% जो है लेडीज लोगों का क्या है राजनीति में, मतलब लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी को गवर्नमेंट अभी फीमेल रिजर्वेशन का बिल लेकर आई है जिसमें 33% का क्या बोली है लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन देने का बात हुआ है। तो अगर मेंस में आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये डाटा मैंने इसलिए लिखा है एक तो समझने के लिए, और आप अगर इतना डाटा याद नहीं रख सकते हैं तो छोटा छोटा चीज थोड़ा याद रखिए। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है यही कि भारत में चुनावी समावेशन तो है लेकिन संरचनात्मक समानता नहीं है, अगर इस तरह से कुछ रहेगा तो आप लिख सकते हैं कि वुमेन लोगों का राजनीति में किस तरह से पार्टिसिपेशन। देखिए 2024 में कितना था मेल और फीमेल का जो डिफरेंस था 1.5%, ठीक है, 2019 में 4% मेल, और 1967 में मेल और फीमेल का जो राजनीति में मतलब लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन था वो 1967 में जब चुनाव हुआ था तो 67% मेल था 55% फीमेल था, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक जो कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 1.5% का डिफरेंस रह गया, मेल और फीमेल के बीच में का डिफरेंस सिर्फ 1.5%, कितना कम हो गया। लेकिन फिर भी देखिए राजनीति में प्रतिनिधित्व तो फीमेल का कितना है, 1952 में 22 फीमेल जो थी वो लोकसभा में थी, 2019 में 78% फीमेल जो है अभी लोकसभा में है। तो चुनाव में जीत भी, अगर चुनाव में जितना भी महिलाएं पार्टिसिपेट करती है उसमें से 9% महिलाएं जो है वो चुनाव जीत जाती है, लेकिन फीमेल मेल लोगों का जो परसेंटेज है वो कम है। ये डाटा बस समझाने के लिए है कि कितना डिफरेंस है, लेकिन बोलने का मतलब यही है कि लेडीज लोगों को पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा मौका ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। मतलब पॉलिटिक्स में उन लोग को अगर मौका दिया जाए ज्यादा मात्रा में, अगर उन लोग को सीट दिया जाए तो लेडीज ज्यादा सीट जीत के आ सकती है और लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन भी उनका बढ़ सकता है, लेकिन उन लोग को मौका ही नहीं दिया जाता है। तो मतलब मात्र देखिए मात्र 14% ही लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव प्रोस कॉन तो लिख सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को लोकतांत्रिक भावना अपनाकर लोकसभा में फीमेल रिप्रेजेंटेशन को 33 से 40% करना अनिवार्य करना चाहिए। यही हम लोग क्या कर सकते हैं कंक्लूजन में मेंस का आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, ठीक है, कि अनिवार्य करना चाहिए थोड़ा लोकतांत्रिक भावना की। मतलब जेंट्स लोग क्या करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं, आप लोग को पता ही होगा कि जेंट्स लोग मौका ही नहीं देते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि सारा कुर्सी पर अगर लेडीज लोग आ जाएगी तो जेंट्स लोग का जो है वो सीट कम हो जाएगा, इसलिए उन लोग को मौका ही नहीं दिया जाता।
उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री जो है भारत का पेट्रोलियम मंत्री बोले हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब का हम लोग का देश में कमी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का देश में 3 करोड़ एलपीजी घरेलू गैस का यूज किया जाता है, तो उन लोग को कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं किया जाएगा। 60% का हम लोग का जो मतलब कि एलपीजी गैस है, मतलब 60% कहाँ से आता है? गल्फ कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है, जैसे कि कतर, यूएई हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरब, ये सब जगह से। तो अब इस रूट को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान क्या बोला कि अभी नहीं खोलेगा, इसीलिए इस रूट को जो है एलपीजी का इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ से मंगाने का वो बात चल रहा है, यूएसए, नॉर्वे, कनाडा, रसिया, ये सब जगह से जो है इंडिया अब क्या कर रहा है, मतलब अपना एलपीजी का इंपोर्ट जो है वो करने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है डीपीए एक्ट 2023 का सेक्शन 44(3) क्या बोल रहा है कि आरटीआई को कमजोर कर रहा है। मतलब ये पहले भी न्यूज में था, इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस बार एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत बार न्यूज में, मतलब बहुत बार रिपीटेड टाइम रहा है सालों भर न्यूज में। ठीक है, मतलब बोला जाता है कि मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर जितने भी होते हैं उसमें क्या बोला गया है कि उनका जो पब्लिक डाटा है, ठीक है, उनका जो पर्सनल डेटा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब बोला गया है कि जो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 44(3) है जो आरटीआई को कमजोर करता है। कैसे कमजोर करता है? मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में क्या था कि पहले भी जितना भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनका जितना भी डाटा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, अगर पब्लिक को जानना का जरूरी है तो वो जारी किया जा सकता है, ताकि इससे क्या हो रहा था, मतलब बाहर आने से उनका गवर्नमेंट ऑफिसर का कितना घर है, गाड़ी है, कितना पैसा है, तो इससे क्या हो रहा था, करप्शन उजागर हो रहा था। लेकिन अभी क्या बोला गया, उसमें एक सेक्शन 44(3) को डाल दिया गया, जो कि क्या कर रहा है, मतलब उससे क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का पब्लिक पर्सनल डाटा जो है कोई अगर पब्लिक इंटरेस्ट में भी जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, आरटीआई लगाने पर भी पब्लिक इंटरेस्ट में उनका डाटा को जारी नहीं किया जाएगा, तो ये सब क्या है, करप्शन को हम लोग नहीं रोक पाएंगे इससे। ठीक है, तो इसीलिए ये सेक्शन क्या कर रहा है, आरटीआई को कमजोर कर रहा है। ठीक है, यही बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईरान का जो लीडर है, ठीक है, वो बोला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो बंद ही रखेगा, खोलेगा नहीं। उसके बाद ईरान का राष्ट्रपति है वो 3 शर्त बोले हैं युद्ध को समाप्त करने के। ईरान का मतलब अधिकार को जो है वो मान्यता दिया जाए, युद्ध का जो जितना भी युद्ध में उनको खर्चा हुआ उसका मुआवजा दिया जाए, और भविष्य में कोई तरह का हमला नहीं होगा, इसका जो है उसको अश्योरेंस दिया जाए, तभी युद्ध समाप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब उस ईरान का जो राष्ट्रपति है वो बोले हैं। उसके बाद अंतरिक्ष चिकित्सा शोध में क्या हुआ है, एक MOU को साइन किया गया है। ठीक है, इसरो और एम्स मिलके एक मतलब क्या है ना कि अगर अंतरिक्ष में कोई भी मानव लोगों को भेजा जाएगा तो 0 ग्रेविटी में मानव जाएंगे तो उनके शरीर पर किस तरह का मतलब इफेक्ट आ सकता है, किस तरह उनका शरीर रिएक्ट करता है, क्या क्या चेंजेस होता है, ये सब का स्टडी किया जाएगा। तो इसरो और एम्स मिलके ये MOU जो है MOU साइन किया है। ठीक है, अंतरिक्ष चिकित्सा शोध को साइन किया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज है कि फरवरी 2026 में CPI, ठीक है, कितना हो गया है, 3.2% का हो गया है, जो कि पिछले 10 महीना से सबसे ज्यादा है। मतलब कि RBI का जो टॉलरेंस रेट है 2% 6% है, तो उसके बीच में आ गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।